हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। दोस्तों, हम आज जो क्लास लेने जा रहे हैं ये एक मैराथन क्लास है और हम अपने वाइंडिंग वाले चैप्टर को आज क्लोज करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हम शुरू से लेकर के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से लेकर के हम लगातार मैराथन देते आ रहे हैं और उसका हमने एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया हुआ है। और आज अपने इस मैराथन के सेशन नंबर 16 है ना, 16वें सेशन तक पहुंच चुके हैं और 16वां जो हमारा सेशन है वो वाइंडिंग का होने जा रहा है। मेरे भाई, वाइंडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में 100% यहां से सवाल पूछे जाते हैं। वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं उन सभी को सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वाइंडिंग में ज्यादातर आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला के हिसाब से पूछे जाते हैं और थोड़ा डेटा बेसिस पर, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सभी सवालों को मेरे भाई आज हम लोग मिल करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, है ना, कि आप इस मैराथन सेशन को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, समय निकाल करके देखिएगा, क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं वाइंडिंग को, सीखने जा रहे हैं रिवाइंडिंग के सवालों को, रिवाइंडिंग के फॉर्मूलाज को। तो आपको बड़े ही इत्मीनान के साथ सवाल को देखना होगा, है ना। इस मैराथन का पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना। आज ये 16वां हमारा क्लास चल रही है। इससे पहले जो क्लास चली थी वो प्रत्यावर्तक की थी, है ना, जिसमें हमने बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के आधार पर मैराथन चलाया था और उसमें बच्चों ने प्यार भी दिया था, है ना। आप भी उस सेशन को जरूर देखिएगा, आप मिस मत करिएगा। इसको देखने के बाद आपको इस वाले मैराथन सेशन को जरूर देखना चाहिए, है ना। हम जो भी आपके लिए मैराथन लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, उन सभी का पीडीएफ साथ ही साथ देते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम यही पीडीएफ शेयर किया करते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि जितने मन के साथ, है ना, जितने मन के साथ आप इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लास को देखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, उतने ही मन और सच्ची भावना के साथ इस वीडियो को एक बार अपने दूसरे दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा। और सेशन अच्छा लगे तो थम्स अप वाला बटन जरूर दबाते जाइएगा, ठीक है। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सवाल पहला आपके सामने है। मैं पहले आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि इसमें जो सवाल होंगे वो एसी वाइंडिंग के भी होंगे, एसी मोटर वाइंडिंग के, डीसी मोटर वाइंडिंग के और ट्रांसफार्मर के। यानी कि तीनों चैप्टर के यहाँ पर तीनों यूनिट का वाइंडिंग वाला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है और आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। पहला जो सवाल है ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है? बताइएगा, कौन सा बल इससे उत्पन्न होता है? स्टैटिक विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है चुंबकीय वाहक बल, या उपरोक्त सभी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी मशीन फैराडे का नियम का पालन करेगा वो हमेशा विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न करेगा, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में ईएमएफ, है ना। ये ईएमएफ ही जनरेट करेगी, चाहे वो एसी सप्लाई से चल रही है मशीन, चाहे वो डीसी सप्लाई से चल रही है। अगर वो फैराडे का नियम यूज करता है, उसका पालन करता है, तो फिर ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ट्रांसफार्मर है, चाहे सिंगल फेज की हो या फिर 3 फेज की, वो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न करेगा, तो ट्रांसफार्मर के केस के लिए लिखेगा, ट्रांसफार्मर के लिए लिखेगा कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो होता है आपका 4.445 एनपी। ये एनपी का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हो सकता है यहाँ पर 4.445 एनएस। ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए है ना। ये प्राइमरी के लिए हो गई आपकी, और ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा ईएमएफ।
वहीं पर अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं, डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो होती है वो डीसी मोटर में देखिए ईएमएफ नहीं बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है और ये 5ZNP/60A है ना, ये यहाँ पर बैक ईएमएफ जनरेट होती है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि एक जनरेटर के अंदर है ना, एक जनरेटर के अंदर किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो होगा 4.445F पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ना। इस प्रकार से एक जनरेटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो सब कुछ वही है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग, जनरेटर का जनरेटर के अकॉर्डिंग है ना। और फिर ये एसी जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, एसी जनरेटर की। और डीसी मोटर के अंदर इस प्रकार का आपका ईएमएफ देखने को मिलेगा है ना। ये ईएमएफ, इसका जो इकाई होती है वो वोल्ट में हम इसको मापते हैं है ना, विद्युत वाहक बल को। अच्छा, ये हमेशा विद्युत सर्किट में होता है, ये हमेशा किस में होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में उत्पन्न होने वाला ये कंपोनेंट है। और ये जो चुंबकीय वाहक बल है ये मैग्नेटिक सर्किट में जनरेट होने वाला ये पैरामीटर है ना। मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय वाहक बल, इसको हम एम्पियर टर्न से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम एम्पियर टर्न से लिखते हैं, हम इसको इंग्लिश में एमएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, डिटेल्स होगी, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, घबराइएगा मत। लेकिन आप खुद से नोट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों जितने बेहतरीन तरीके से आप नोट खुद के लिए तैयार करेंगे ना, उतना बेहतरीन नोट आपको और कोई नहीं दे सकता बना के। तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल पहला का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है कि एसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लपेटी जाती है, बताइएगा। आपसे मेरा सवाल है कि एसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर लपेटी जाती है, जरा एक बार आप बताएंगे। देखिएगा, एसी जो मशीनें होती हैं वो आर्मेचर में, जिसको हम स्टेटर कहते हैं, तो स्टेटर का जो आधा खुला हुआ स्लॉट होता है उस प्रकार का भी हमारे पास स्टेटर होते हैं, और जो पूरा तरह से खुले होते हैं उस प्रकार का भी हमारे पास स्टेटर होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फाइनली, ए और बी दोनों सही है। इस चित्र के माध्यम से आप अपना क्लियरिफाई करिएगा। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना मेरा जिम्मेदारी है दोस्तों, और मैं इसी उद्देश्य से आता हूं कि जो भी सवाल मैं बोर्ड पर लेकर के आ जाऊं तो उसका मतलब आपको समझा पाऊं, उसका मीनिंग आपको समझा पाऊं, उसका डिटेल्स आपको बता पाऊं, है ना। भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा लगे। और मैराथन सेशन उसी को कहा जाता है जिस सेशन में प्रश्नों का निचोड़ निकाला जाता हो, ठीक है ना, समझिएगा। आधे ढके, यानी कि ये आपको स्लॉट दिख रहे हैं वी आकार के, ये देखिए वी आकार के हैं, आधे बंद हैं आधे खुले हुए हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे तरह से खुले हुए होते हैं। आप इसको देखिए पहले, ये आपका क्या है, स्टेटर है ना। आप इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं, आप इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं। तो आर्मेचर में स्लॉट बने हैं, इस पे वाइंडिंग अभी नहीं लपेटी गई है। वाइंडिंग को यहाँ पर दिखाया गया है, शो अप किया गया है, आप देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से यहाँ पर स्लॉट के अंदर कॉइल को डाला गया है। यहाँ पर लिखी हुई है ना वाइंडिंग, ये आर्मेचर का टीथ है। जब आप इस आर्मेचर में वाइंडिंग डाल देंगे तो ये आर्मेचर कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, है ना, वाइंडिंग डालने के बाद, ठीक है। इसमें कम्यूटेटर भी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कम्यूटेटर भी यहाँ पर कनेक्ट है ना। तो आपको देखने को मिल गया ना कि आधा ढके। चीज़ों को जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में होता कैसा है। तो आपको महसूस कराना, है ना, आपके दिल तक उतारना दोस्तों, ये मेरा काम है। और मैं दिल तक उतारने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। नेक्स्ट है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लपेटी जाती है, बताइएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। पहले जो सवालों का हमने ओरिएंटेशन किया है ना, व्यवस्थित किया है, वो थोड़ा आसान सवाल रखा है। इसके बाद टफ सवाल भी आएंगे, आप घबराइए मत। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लपेटी जाती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर बने खुले स्लॉटों पर, है ना, स्टेटर पर बने खुले स्लॉटों पर, सॉरी बंद स्लॉटों पर,
किस पर? बंद, यानी कि पूरी तरह से बंद स्लॉटों पर। इस स्टेटर को अगर मैं आर्मेचर लिखता तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती, ठीक है ना। इसको आर्मेचर लिखता, कई बार स्टेटर भी लिखा जाता है, लेकिन एसी के केस में स्टेटर शब्द ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो आर्मेचर पर बने बंद खांचों पर। अब देखिए मेरे पास मुझे चित्र नहीं मिला उसका, है ना, इसलिए मैंने इसी को लेकर के आ गया। बट आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो राउंड शेप में आपको गोला आकार का अंदर की ओर ये जो स्लॉट दिख रही है ना, ये क्या है? ये पूरी तरह से बंद है, क्लोज है। क्लोज स्लॉट में हम क्या करते हैं, इसमें वाइंडिंग डालते हैं डीसी के लिए। किसके लिए? डीसी के लिए। लेकिन एक केस यहाँ पर है, ये बड़ी मशीनों के लिए है ना। ये स्लॉट किसकी है? ये जो स्लॉट है बड़ी डीसी मोटर के लिए है, बड़ी डीसी मोटर के लिए, है ना। छोटी के लिए नहीं है, छोटी के लिए ऐसा नहीं होता। आगे सवाल है छोटी पर भी, छोटी डीसी मोटर पर भी, तो उस पर मैं बात कर लूंगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। सवाल जो है ना अपना पैटर्न चेंज करके पूछता है। सवाल जो है अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आंसर वही रहता है। तो बंद कॉइल वाइंडिंग कहाँ उपयोग की जाती है? तो आपने देखा भाई कि डीसी में यूज की जाती है। अब यहाँ छोटी डीसी मशीन, बड़ी डीसी मशीन, ये सब नहीं लिखा है। अगर लिखा होगा छोटी बड़ी तो फिर उसके हिसाब से भी हमें ध्यान दे करके आंसर देना होगा। खुली वाइंडिंग कहाँ लपेटी जाती है? तो खुली वाइंडिंग एसी मशीनों में खुली वाइंडिंग लपेटते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखिए एग्जाम में आपको एक सवाल को हल करने के लिए सिर्फ 50 सेकंड का समय मिलता है। चाहे वो सवाल आसान हो, चाहे वो सवाल मॉडरेट लेवल का हो, चाहे वो टफ लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, एक सवाल को हल करने का सिर्फ 50 सेकंड मिलता है आपको। बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो लगभग 1 मिनट का समय दे देते हैं, है ना, बाकी कोई नहीं देता। चलिए, डीसी मशीनों की आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ बल की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि विद्युत वाहक बल की जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि नेचर, है ना, इसका नेचर कैसा होता है? मैंने आपको क्या बताया कि फैराडे का अगर रूल जहां पर भी लागू होता है ना, फैराडे का अगर नियम जहां पर भी लागू होता है तो इसमें क्या होता है कि इंडक्शन का नियम लगता है ना, इसमें इंडक्शन का नियम लगता है। फैराडे के नियम में इंडक्शन नियम क्या कहता है कि अगर दो कॉइल है और दोनों अलग अलग है, अगर किसी एक कॉइल में हम सप्लाई देंगे तो दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक इंडक्शन के माध्यम से पावर का ट्रांजिशन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। और इस प्रकार का जो इंडक्शन का खेल है वो फैराडे के नियम में लागू होता है। और फैराडे का नियम कहाँ लागू हो रहा है? मशीन में लागू हो रहा है, चाहे वो एसी मशीन हो चाहे वो डीसी मशीन हो। तो इस नियम के द्वारा जो भी पैरामीटर्स जनरेट होगा, जैसे कि हमारा विद्युत वाहक बल, ये कैसा होगा? ये दोस्तों हमेशा एसी नेचर का होगा। कैसा होगा? ये हमेशा प्रत्यावर्ती नेचर का होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोधी प्रवृत्ति, घूर्णन प्रवृत्ति, डीसी वाली प्रवृत्ति, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन है। आंसर तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है मेरे भाई, चलिए ओके रिपोर्ट है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो चुका है। और अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार कैसा होता है। बाकी ये चित्र आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं कि रिंग आर्मेचर, सवाल 7वां है, रिंग आर्मेचर पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार कैसा होता है ना। पेंसिल की तरह सीधा या बेलनाकार, तो क्या आपको बेलनाकार आकार दिख रहा है? तो आप इसको गलत करिए ना, नहीं दिख रहा है तो बेलन का आकार जैसा नहीं, छल्ले के आकार जैसा। तो आप देखिए ना, एक छल्ला के रूप में दिख रहा है ना, जैसा रिंग होता है ना वैसा छल्ला है। अब इसमें देखिए ये जो आर्मेचर रिंग के आकार की आपको दिखाई दे रही है, इसमें वाइंडिंग लपेटी गई है। इसमें क्या लपेटी गई है? इसमें वाइंडिंग लपेटी गई है। ये देखिए लिखा है आर्मेचर वाइंडिंग, है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, करंट की डायरेक्शन, है ना, न्यूट्रल प्लेन, और फिर यहाँ पर ये चीज़ें, ये कम्यूटेटर भी बीच में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये एक रिंग के आकार की दिखाई दे रहा है। आर्मेचर ड्रम पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार, इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है।
है ना, क्योंकि अभी भर्ती देखिए मध्य प्रदेश में भी लाइन अटेंडेंट की आने वाली है, ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है, बस नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाला बाकी है, तो उसमें भी ये काम आएगा आपका। और बिहार विद्युत विभाग के लिए दोस्तों एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है ना, तो वहां पर भी ये काम आ रहा है। तो आप जहां भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं ITI से रिलेटेड, हर जगह हर एग्जाम के लिए ये कॉमन है। ड्रम आकार पद्धति में आर्मेचर कोर का आकार कैसा होता है, तो अभी अभी हमने देखा है कि आर्मेचर कोर का आकार 1 सेकेंड कैसा था, इसमें रिंग आर्मेचर है ना, ड्रम आर्मेचर का, तो ड्रम जो आर्मेचर होता है वो बेलनाकार होता है। थोड़ा सा मुझे संदेह हुआ इस बेलनाकार पर, इसीलिए मैंने तुरंत ऑप्शन को चेक किया, ठीक है ना। गलत चीजें दोस्तों देने से बेटर है कि चीजों को पहले देख लिया जाए, तो बेलनाकार आपका सही आंसर होगा। अब आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे, बस आपको अपना दिमाग लगाना होगा, है ना, और अगर नहीं लग रहा है तो चीज़ों को याद करना होगा, और कैसे याद करना होगा वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो समझिएगा कि पोल पिच का सूत्र कैसा होता है, क्या होता है पोल पिच, है ना, पोल पिच कैसे होता है। पोल पिच बराबर, अब समझना पोल पिच किसको कहते हैं, है ना, पोल पिच किसको कही जाती है। ये देखिए एक पोल पिच का मैं पोल बना रहा हूं, स्लॉट बना रहा हूं, और पोल पिच को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आर्मेचर चालकों की संख्या और पोलों की संख्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या, यानी कि जितने पोल होंगे यहाँ पर कितने पोल हैं, है ना, वो आपको पता करना है, और आर्मेचर में चालकों की संख्या को पता करना है ना। ये N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, इसको हम कहते हैं पोल पिच। ये हमारी क्या है, ये हमारी है पोल पिच, है ना, ये हमारी क्या है पोल पिच। दो कॉइल साइडों के बीच की दूरी को हम पोल पिच कहते हैं। तो आर्मेचर चालकों की संख्या टोटल और फिर पोल की संख्या को आप डिवाइड कर देंगे तो पोल पिच आपको मिल जाएगा। दूसरा है कुल आर्मेचर स्लॉट की संख्या, यानी कि टोटल आर्मेचर में कितने स्लॉट हैं, है ना, उसको और पोल की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको पोल पिच मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है ये दोनों सही है ना, ये दोनों बातें सही हैं। आप विश्वास रखिए आज आप वाइंडिंग को समझ के ही जाएंगे। आप अगर इस पूरे सेशन को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो वाइंडिंग को आज मैं सिखा दूंगा आपको, है ना, कि वाइंडिंग क्या चीज होती है। लौटिए अपने सेशन की ओर कि जब आर्मेचर चालक की संख्या 84 है, कितनी 84 है, तथा पोलों की संख्या 6 है, तो पोल पिच का मान कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया था ना, क्या था इसमें, पोल पिच बराबर, ध्यान दीजिएगा, पोल पिच बराबर क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या, ये फॉर्मूला है आपके लिए, आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या बटा पोल की संख्या, है ना, कितने पोल का है वाइंडिंग, पोल की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या बटे पोल की संख्या। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप रखिए, आर्मेचर में चालक कितने हैं 84 और पोल कितने हैं 6, है ना, 12 × 84 होता है, नहीं 6 कम 6 6 चौके 24, है ना, 14 × 84 होता है। तो पोल पिच कितने हो गए, पोल पिच हो गए 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता हो गया ना तो उधेड़ सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन अपने आप में टफ ना हो, कितना ही वो क्वेश्चन कितना ही दमदार हो अपने आप में, लेकिन आप उसको उधेड़ सकते हैं। बस उधेड़ने के लिए आपको फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और वही हम सीखने आए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। कॉइल पिच का अन्य नाम क्या है, कॉइल पिच। अब बताइएगा कॉइल पिच किसको कहते हैं, मैं यहां पर बना रहा हूं, आप देखिएगा कॉइल पिच किसको कहते हैं, है ना, ये देखिए, ये बड़े ही सुंदर मैंने कॉइल पिच बना दिया। इसके बीच की दूरी को, किसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को आप कहेंगे कि इसके बीच की दूरी को कॉइल पिच कहते हैं। अभी अभी आपने बताया कि पोल पिच, तो इसको कॉइल पिच
पोल, पिच, क्वाइल, स्पान सब कुछ कहते हैं, है ना। इसी को क्वाइल स्पॉन भी कहा जाता है ना। आगे अगर मैं क्वाइल स्पॉन लिखूं तो आप समझ जाइएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वाइंडिंग पिच भी इसी को कहते हैं। तो देखिए क्वाइल स्पॉन, वाइंडिंग पिच, पोल पिच, है ना। ये तीनों बातें हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग का अलग अलग पोल के बीच की दूरी, क्योंकि यहां पर एन पोल होगा और यहां पर एस पोल होगी, तो दो अलग अलग पोल हो गया और इन दोनों पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्वाइल पिच। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्वाइल पिच कह लेते हैं, ठीक है। आ जाइए अब आगे सवाल है कि एक क्वाइल की दो क्वाइल साइड, अब समझिएगा चीजों को, यहां पर याद करके आप नहीं एडजस्टमेंट कर सकते, ठीक है ना। क्या कह रहा है सवाल आपसे कि एक क्वाइल की दो क्वाइल साइड, एक क्वाइल की दो क्वाइल साइड जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो, है ना, अलग अलग ध्रुव, एक एन पोल और एक एस पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, है ना। एक क्वाइल की दो क्वाइल साइड, एक पूरा क्वाइल हो गया, दो क्वाइल साइड, एक साइड ए, एक साइड ये है एन पोल वाला और दूसरे साइड में ये है एस पोल वाला, जो असमान ध्रुवों के बीच के अंतर्गत हो। असमान, यहां पर एन पोल एस पोल अलग अलग पोल हो गए, इसके बीच की दूरी यानी कि इसको पूछ रहा है ना, इसको पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम वाइंडिंग पिच भी कहते हैं, इसको हम क्वाइल पिच भी कहते हैं, इसको हम क्वाइल स्पॉन भी कहते हैं, है ना। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? उपरोक्त। ऐसे ही इसमें भी होगा, ऐसे ही इसमें भी होगा। अब देखिए यहां पर तो आप डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन जब मोटर की वाइंडिंग करने जाएंगे, मोटर के स्टेटर या आर्मेचर को खोलेंगे, तो आपको ये चीजें यहां पर कुछ अलग तरीके से दिखेंगी, है ना। क्योंकि रियलिटी में कुछ और होता है और चित्र में तो आप क्या ही समझ पाएंगे, ऐसे है ना, लाइन लाइन खींचा हुआ क्या है ये, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा, इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। तो हर जगह पर, अलग अलग जगह पर हर चीज की अलग अलग अहमियत होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। सवाल 13 नंबर का है कि कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक क्वाइल के दोनों के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? क्या बोला है? कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक क्वाइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो मैं अभी बताता हूं क्या कहते हैं, है ना। ये कम्यूटेटर पिच हो गया, देखिए ये क्या है, ये कम्यूटेटर हो गया, है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया। अब यहां से आपकी वायर आती है, यहां से अब आपकी क्या आती है? वायर। एक वायर यहां आई, कनेक्ट हो गई, यहां कनेक्ट हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये कनेक्ट हो रही है और ये ऐसे बाहर चली गई। अब पढ़िएगा सवाल को, कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक क्वाइल के दो सिरों को, है ना, एक क्वाइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो इसको कम्यूटेटर पिच कहते हैं मेरे भाई, है ना। इसको और इसके बीच की दूरी बोल रहा है, इसको और इसके बीच की दूरी को, इसको क्या कहते हैं हम? कम्यूटेटर पिच। ये क्या है हमारा? कम्यूटेटर पिच, है ना। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक क्वाइल के दो सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर पिच इज करेक्ट आंसर, है ना। तो 13 नंबर का जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अगर आपको आपके मन में स्कीम डायग्राम इसका रहेगा, आपके दिमाग में अगर वो छप जाएगा, तो फिर आप रियलाइज कर सकते हैं आंख बंद करके भी कि सवाल क्या आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है ना। कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में किसी कॉइल के दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोबारा पढ़ते हैं कि कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में किसी कॉइल के दोनों साइडों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है ना, विपरीत दिशा में। अब सही दिशा हमारा क्या हो गया? सही दिशा ये हो गया, विपरीत दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई, ये हो गई हमारी विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में इसमें कितने वाइंडिंग हैं? वाइंडिंग दो हैं, एक है ये और ये है दूसरा। इसका
दूसरे वाले का विपरीत दिशा कौन सा है, ये है, और पहले वाले की विपरीत दिशा कौन सा है, ये है। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैक पिच। इसको हम क्या कहेंगे, बैक पिच, क्योंकि विपरीत दिशा में है, बैक आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, बैक पिच इज करेक्ट आंसर। अब मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि किसी को कोई भी एक ऐसा सिंगल छात्र बताए जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया है ना। इतना डिटेल से मैं आपको एक एक चीजें समझा रहा हूं, इतना डिटेल में ना आप जब पैड बैच लेके पढ़ते हैं ना तो भी नहीं पढ़ाया जाता है ना, इतना डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। खैर छोड़िए, आइए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आर्मेचर से कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा तथा उससे अगली कॉइल की पहली भुजा के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, कम्यूटेटर की ओर से एक कॉइल की अंतिम भुजा, यानी कि इस कॉइल की है ना, ये कॉइल नंबर फर्स्ट, ये कॉइल नंबर सेकेंड, इसकी अंतिम भुजा ये वाली भुजा है ना, अंतिम भुजा, उसकी अगली कॉइल की पहली भुजा है ना, इसकी ये पहली भुजा हो गई, दूसरी कॉइल की पहली भुजा, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रंट पिच। ये हमारा क्या है, फ्रंट पिच। समझ में आ गया, फ्रंट पिच है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कि फ्रंट पिच होगा भैया आपका सही आंसर, समझिएगा है ना। बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच, सब पिच आप पढ़ लेंगे आज। दो संलग्न कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं ना। 16 नंबर का क्या हो गया हमारा, कम्यूटेटर पिच। ओके, अगला है औसत पिच का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, बताइएगा। औसत पिच का मान क्या होगा इनमें से, फ्रंट पिच माइनस बैक पिच बटा 2, या बैक पिच प्लस फ्रंट पिच है ना, फ्रंट पिच माइनस बैक पिच, या फ्रंट पिच प्लस बैक पिच बटा 2। तो औसत पिच अगर आपसे पूछ रहा है तो औसत पिच का तो देखिए आपका फ्रंट पिच और बैक पिच को जोड़ना होगा और इन दोनों का आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर देने से आपका औसत निकल आएगा। जैसे आप मैथमेटिक्स में औसत निकालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है ना। लैप वाइंडिंग, चलिए लैप वाइंडिंग आ गया। लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है ना, बताइए सर। लैप वाइंडिंग का क्या नाम है दूसरा, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग। तो सबसे पहली बात तो लो वोल्टेज वाइंडिंग है ये, तो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग हो गया। और फिर ये समांतर वाइंडिंग है, तो ये समांतर वाइंडिंग भी सही होगा। यानी कि दोनों के दोनों सही हैं, है ना, दोनों के दोनों सही हैं। मैं यहां पर एक और ऑप्शन लिखे देता हूं ई, जिसमें बी व डी दोनों होगा, है ना। तो मैं इसको कर देता हूं बी व डी दोनों वाला ऑप्शन क्लियर, ये होगा फाइनल, है ना, ये आपका क्लियर आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। अब फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे सवाल करने हैं दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। यदि किसी एक वाइंडिंग के दोनों सिरे को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं। साथ साथ वाली जब भी बात करें तो आपको यह समझना है कि ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है। देखिएगा, ये कम्यूटेटर का क्या है, सेगमेंट है। यहाँ पर कम्यूटेटर खंड यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रत्येक खंड में अगर उस वाइंडिंग का जो इंड सिरा है वो पहले सेगमेंट में, दूसरा इंड सिरा दूसरे सेगमेंट में, फिर दूसरे वाइंडिंग का पहला सिरा उस सेगमेंट में तीसरे पे, और दूसरे वाइंडिंग का अंतिम सिरा चौथे पे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप गैप कहीं पे नहीं करना है, श्रेणी में चलते रहना है, कतार में लगातार, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं लैप वाइंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग, है ना। ये जब श्रेणी में चलता है, अब देखिए
ये पहली वाइंडिंग हो गई, पहली वाइंडिंग का इंड, और इसी पहली वाइंडिंग का ये इंड है, और दूसरी उसी पहली वाइंडिंग का ये इंड है। यानी कि एक वाइंडिंग में कितने होते हैं, एक वाइंडिंग में 2 इंड टर्मिनल होता है ना। अगर मैं इसको S1 नाम दूं और इसको S2, तो कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरह से वाइंडिंग में देखिए एक इंड टर्मिनल ये है, एक इंड टर्मिनल है। पहला इंड टर्मिनल सेगमेंट नंबर फर्स्ट में, दूसरा इंड सेगमेंट नंबर थर्ड में। इसी प्रकार से दूसरे वाइंडिंग का ये पहला इंड दूसरे सेगमेंट पे, और इसी दूसरे वाइंडिंग का दूसरा इंड तीसरे सेगमेंट में, यानी कि लगातार चल रही है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं। और ये हमेशा लो वोल्टेज हाई करंट रेटिंग वाले मशीनों में ये वाइंडिंग लपेटी जाती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, निम्न धारा उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में, उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में लपेटी जाती हैं, है ना, लपेटी जाती हैं। तो ये खास तौर पर ऐसे ही मशीनों में लपेटी जाती है, हर जगह नहीं लपेटी जाती। और ये केवल डीसी के लिए लपेटी जाती है, डीसी सप्लाई से चलने वाले मोटरों में। एसी के लिए काम नहीं आता, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है लैप वाइंडिंग के प्रकार कौन से हैं, तो लैप वाइंडिंग कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स हो गया, ड्यूप्लेक्स हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, है ना। तो ये अलग अलग क्या है, इनके अलग अलग प्रकार हैं, और लैप वाइंडिंग इस प्रकार से करी जाती है। देखिए ये लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाइंडिंग करी जाती है डीसी मशीनों के अंदर, ठीक है ना। इतनी सी बात आप याद रख लीजिएगा, ओके। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है सिंप्लेक्स वाइंडिंग में, तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग को हम कह सकते हैं सिंगल लेयर, जैसे होता है ना सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, वैसे सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स इस प्रकार से होता है। तो सिंप्लेक्स है तो 1 होगा, है ना, डुप्लेक्स होता तो 2 होता। और -1 कब होता है, सिंप्लेक्स में रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती तब -1 होता, है ना। और ड्यूप्लेक्स में रिट्रोग्रेसिव होती तो -2 होता, ठीक है। तो सारे ऑप्शन का आंसर आपको दिए दे रहा हूं, ठीक है। पूरा डिटेल लेने आप आए हैं ना, जिस उम्मीद से आप मुझे सुन रहे हैं ना, वो उम्मीद, वो प्यार मैं कम नहीं होने दूंगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि एक कॉइल के सिरे को कम्यूटेटर बार पर लगभग 1 पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, इस पूरी वाइंडिंग को क्या कहा जाता है ना। तो इसको हम कहते हैं, यदि एक कॉइल के सिरे को कम्यूटेटर बार पर लगभग 1 पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस पूरी वाइंडिंग को कही जाती है वेव वाइंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, अब देखिएगा वेव वाइंडिंग किस प्रकार की वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग को उच्च वोल्टेज, है ना, ऐसे मशीन में किया जाता है जिसकी वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है और करंट रेटिंग निम्न होती है। निम्न धारा वाली मोटर में, है ना, मोटर में की जाती है। और ये दोस्तों ये ओनली डीसी मोटर के लिए एप्लीकेबल है ना। डीसी मोटर में इसको हमेशा प्रयोग में लिया जाता है। एसी मोटर के लिए हम नॉट अलाउड, एसी मोटर में इसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते, ओनली डीसी सप्लाई में काम आने वाली मोटर में ये होती है। और जहां तक बात हो रही है कि 1 पोल पिच की दूरी, तो 1 पोल की पिच की दूरी ऐसे कह रहा है कि आप देखिए यहां पर सेगमेंट नंबर फर्स्ट, सेगमेंट नंबर थर्ड, सेगमेंट नंबर फोर्थ, सेकेंड और थर्ड के बीच का ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर पिच, है ना। वाईसी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारी एक कम्यूटेटर पिच हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक कम्यूटेटर पिच, या फिर एक पोल पिच भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है बताइएगा, वेव वाइंडिंग का और दूसरा नाम क्या होता है। बहुत ही आसान सवाल है। वेव वाइंडिंग को हम श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग, श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं। और इस प्रकार से आपकी वेव वाइंडिंग होती है, देखिए, है ना। इसमें समांतर पाथ की संख्या कई बार पूछता है कितना होता है, तो समांतर पाथ की संख्या इसमें याद रखना आप कि
इसमें गुणज में चलता है। किसमें? गुणज में चलता है इसमें, है ना, गुणज में हमेशा चलता है इस समांतर पाथ की संख्या। क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही दोस्तों बढ़िया सवाल है ना। इसका जो आंसर है वो भी लाजवाब तरीके से है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर कनेक्शन, क्वाइल कनेक्शन, कम्यूटेटर कनेक्शन, है ना। क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कम्यूटेटर से कनेक्शन हो गया ना, क्योंकि हम किस पर जोड़ रहे हैं? क्वाइल को कम्यूटेटर पर जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये लिखा है कम्यूटेटर कॉपर सेगमेंट। ये किसकी बनी है? कम्यूटेटर कॉपर सेगमेंट, यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर की आपकी ये कम्यूटेटर बनाई जाती है। अच्छा, आपको यहां पर एक और चीज ध्यान देना होगा कि जितने वाइंडिंग आर्मेचर से जितनी तार निकली होती है उतना ही आर्मेचर चालकों की संख्या, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये बताना जरूरी है कि आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। यानी कि जितने आर्मेचर में चालक होंगे उतने ही कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे, है ना। तो अगर चालक जो आर्मेचर से निकल रहे हैं वाइंडिंग से, वो जाकर के जहां जुड़ेंगे तो उनको जुड़ने के लिए उतना कम्यूटेटर सेगमेंट चाहिए ना, इसीलिए बराबर रहते हैं, ना एक्स्ट्रा ना कम। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए बता रखा हूं, है ना, ये बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को शेयर लाइक करते रहिएगा, है ना, ताकि और भी जो विद्यार्थी हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये सवाल हमारा पहुंच सके, उन तक भी हमारा मैराथन सेशन पहुंच चुके। सभी को लेकर चलना हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना। हम भारतीयों की पहचान ही यही है कि हम हमेशा एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, एक दूसरे को सदैव साथ लेकर के चलना ही हमारी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो इस पहचान को कायम बनाए रखिएगा, है ना। हर साथी, हर स्टूडेंट, हर दोस्त यही चाहता है कि कोई साथ साथ चलने वाला मिल जाए, बाकी तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो वो आसान बन ही जाता है। ठीक है, किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर, किधर से देखने पर? कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर या फिर इधर से देखने पर घड़ी के घूमने की दिशा में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपको आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको आप क्या कहते हैं मेरे भैया, बताइएगा। इसको आप कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। जब आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, है ना, तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से घड़ी के घूमने की दिशा में आगे बढ़ती है। घड़ी किस दिशा में घूमती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताइएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। देखिएगा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ये है हमारी, ये वाली है, ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग नहीं है, ये है हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। आप देखिएगा इसमें ये हमारी पहली वाइंडिंग है, ठीक है, फिर आगे है दूसरी वाइंडिंग, और होती तो आगे तीसरी होती, फिर और होती, चौथी होती, पांचवी होती। इसी प्रकार से ओवरलैप करते हुए आपको यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आती प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, है ना। अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में आपसे पूछा जाए कि परिणामी पिच का मान कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि +1। क्या लिखेंगे? परिणामी पिच का मान +1 होता है। वैसे ही निम्नलिखित में से किस प्रकार के कनेक्शन में कम्यूटेटर साइड की ओर से देखने पर वाइंडिंग घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इस बार क्या पूछ रहा है? विपरीत दिशा में, है ना, उल्टी दिशा में। तो ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होता है उल्टी दिशा में, है ना। ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलने की बात कर रहा है। और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो परिणामी पिच होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं,
जो परिणामी पिच होती है वो कितना होता है, -1। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। आप इतने हल्के में मत लीजिएगा इसको। अगर आप एग्जाम को हिट करना चाहते हैं ना, एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको छोटी सी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखना होगा, कैच करना होगा, तभी जा करके आप एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं, है ना। नहीं तो एग्ज़ाम में तो हवा भी नहीं लगती बहुत लोगों को। हवा देखिए उन्हीं को नहीं लगती जो पढ़ते समय हवा नहीं लगने देते, तो फिर उनको एग्ज़ाम में हवा नहीं लगता, ये बात है। वाइंडिंग का वह भाग जो स्टेटर की स्लॉट में व्यवस्थित रहता है, स्टेटर की स्लॉट में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, यानी कि जो स्टेटर की कोर होती है, जो उसमें स्लॉट बने होते हैं, उसमें बढ़िया व्यवस्थित रहता है, जिसमें मैग्नेटिक लाइन के कटने से ईएमएफ उत्पन्न होता है ना। उसे क्या कहते हैं, पोल पिच, सक्रिय पिच, पिच ग्रुप या अक्रिय पिच, है ना, क्या कहते हैं आप। मैग्नेटिक लाइन के कटने से ईएमएफ उत्पन्न होगा। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप मोटर के स्लॉट के अंदर वाइंडिंग डालेंगे तभी ना उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होगा और ईएमएफ जनरेट होगी। तो अगर आप स्लॉट से बाहर कॉइल को रखेंगे तो क्या ईएमएफ जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो स्लॉट के अंदर वाइंडिंग है उसको हम एक्टिव साइड कहेंगे या एक्टिव कॉइल कहेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है यही सहमत है सक्रिय कॉइल के रूप में। अब मैं आपको ना थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ, ये आपकी क्या है, देखिए ये आपकी कॉइल है ना, ये आपकी क्या है, ये कॉइल है। अब कॉइल का यहाँ पर स्लॉट होगा, है ना, ये देखिए ये स्लॉट है, मान लीजिए ये रेड कलर का स्लॉट है, स्लॉट के अंदर से यहाँ पर तार गई हुई है, ये भी स्लॉट के अंदर से गई है। स्लॉट के अंदर वाला जो तार है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो तार है, ये जो तार है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव कॉइल, एक्टिव कॉइल यानी कि सक्रिय कॉइल कहेंगे, है ना। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसी में ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब आप खुद सोचिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि सवाल आपके वाइंडिंग के नस नस से पूछ रहा है, एक एक चीज से पूछ रहा है, इंड पॉइंट से पूछ रहा है, एक्टिव कॉइल से पूछ रहा है, पोल पिच कहां से नहीं पूछ रहा है, हर जगह से पूछ रहा है, हर तरीके से पूछ रहा है और आगे पूछता ही रहेगा, आप देखिएगा, है ना। आगे अभी और भी सवाल हैं, अभी तो आप आधे ही सवाल को कंप्लीट किए हैं, आधे भी नहीं किए हैं, ठीक है। अब है कि कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर रहता है, लीजिए अंदर वाला देख लिया तो बाहर वाला भी देख लीजिए, क्या हर्ज है देखने में, ठीक है। तो अंदर वाले जो स्लॉट के अंदर रहता है उसको आपने देख लिया, और जो स्लॉट के बाहर रहता है उसको आप देखिए। स्लॉट के बाहर कौन है, ये है, ये दोनों क्या है, स्लॉट के बाहर हैं। तो स्लॉट के बाहर है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, इसको हम इनएक्टिव कॉइल कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय कॉइल। इसीलिए जो जब रिवाइंडिंग करी जाती है मोटर की ना, तो आप देखते होंगे कि स्लॉट से बाहर, स्लॉट से ज़्यादा बाहर कॉइल को हम नहीं रखते हैं, है ना। कॉइल को हम व्यवस्थित तरीके से बांध करके स्लॉट के आसपास ही रखने की कोशिश करते हैं। स्लॉट से बहुत कम, है ना, 15 से 20 mm तक निकला रहता है बाहर कॉइल, क्योंकि बाहर की जो कॉइल है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन लगाना जरूरी है ना, लेकिन लगाना जरूरी है, इसलिए उसको हम निष्क्रिय कॉइल कहते हैं। यहां पर कोई भी ईएमएफ नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स से हो ही नहीं पाता, नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक हो पाता तो ये भी ईएमएफ उत्पन्न करता, ठीक है। ये सवाल 29 है कि कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच, है ना, तथा पोल पिच का अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसको यार, इसको क्या ही बताना, इसको पिच फैक्टर कहते हैं, आप इसको याद रख लेना, पिच फैक्टर, है ना। कॉइल पिच, कॉइल स्पॉन, वाइंडिंग पिच, ये सब एक ही बातें हैं, है ना। और पोल पिच, इनके रेशियो को हम वाइंडिंग पिच कहते हैं, सॉरी पिच फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच फैक्टर। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं कि यदि मशीन वाइंडिंग में एक से अधिक कॉइलों की श्रेणी क्रम में संयोजन कर समूह बना दिया जाए तो वो क्या कहते हैं, है ना। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैं अपना कलम चला रहा हूं। यदि मशीन वाइंडिंग में
एक से अधिक क्वाइलों की संख्या, क्वाइलों की श्रेणी क्रम में संयोजन। अब देखिए यहां पर जो कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है कि क्वाइल आपका एक से अधिक है ना, इस प्रकार से क्वाइल है, ये क्वाइल फर्स्ट हो गए, कई सारे क्वाइल हैं, ये क्वाइल सेकेंड हो गया, ये क्वाइल थर्ड हो गया। अब इनको क्या करना है, आपको आपस में श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ देना है ऐसे, ठीक है ना। इंड में यहाँ पर निकालना है दो ही। इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ V1 और इसको नाम देता हूँ V2, ठीक है ना, या W1 W2 दे दूँ तो ठीक रहेगा, W1 W2। तो आपस में हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में कनेक्ट करके संयोजित करके एक ग्रुप बना दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाइल ग्रुप या वाइंडिंग ग्रुप। क्वाइल ग्रुप या वाइंडिंग ग्रुप आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग क्वाइल बना करके उसकी ग्रुपिंग कर देना, उसको कही जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं वाइंडिंग ग्रुप। कुल क्वाइल ग्रुप्स को ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। कुल क्वाइल ग्रुप्स आपको पता करना है कि एक मोटर है, उसके अंदर टोटल कितने वाइंडिंग के ग्रुप हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास। आपको एक चीज का पता करना होगा कि कितने पोल का आपके पास कितने पोल का मोटर है ना, कितने पोल का आपके पास मोटर है वो पता करना होगा। और आपका जो डीसी मोटर का आर्मेचर है उसमें दोस्तों नहीं, फेज एसी मोटर कितने फेज की है, सिंगल फेज की 3 फेज की है ना, वो फेज आपको पता करना है और पोल आपको पता करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपका टोटल क्वाइल ग्रुप निकल के आ जाएगी, टोटल क्वाइल ग्रुप निकल के आ जाएगी। इसलिए आपको फेजों की संख्या को और पोलों की संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से डेटा निकल करके आ जाएगी। जब रिवाइंडिंग किया जाता है मोटर का ना, उस समय पर ये सारे डेटा आपको पेन कॉपी में लिखना पड़ता है। घबराइए मत, जब आप टेक्नीशियन बनेंगे ना तो ऐसा केस आपके सामने आता रहेगा, ऐसा केस, ठीक है। फिर वहां पर प्रैक्टिकल सीखेंगे आप, ठीक है मेरे भाई। प्रति फेज क्वाइल ग्रुप को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रति फेज है ना, क्वाइल ग्रुप को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि आर फेज का क्वाइल ग्रुप कितने हैं, वाई फेज का क्वाइल ग्रुप कितने हैं और बी फेज का। क्योंकि 3 फेज का आपका मोटर है तो ऐसा तो है नहीं कि एक फेज का एक ही क्वाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। कई सारे आर फेज के रहेंगे, कई सारे वाई फेज के रहेंगे, कई सारे क्वाइल ग्रुप बी फेज के रहेंगे, ठीक है। तो हर फेज का आपको इसी प्रकार से निकालना है, हर फेज का, आर फेज का अलग, वाई का अलग, बी का अलग। तो क्वाइल ग्रुप को किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, बड़े ही आसान तरीका से बता रहा हूं कि प्रति फेज क्वाइल ग्रुप जब भी आपसे पूछे ना तो ये जो फेज वाली बात लिखी है इसको हमेशा बटा के नीचे रखना होता है। कहां पर, बटा के नीचे रखना होता है ना। तो कुल क्वाइल ग्रुप यानी कि टोटल कितने क्वाइल हो गए, आर वाई बी मिला करके, सॉरी उस फेज के टोटल कितने हैं। अगर आर फेज का आप देख रहे हैं तो आर फेज के टोटल कितने क्वाइल ग्रुप है उसको ले लीजिए और फेजों की संख्या को आप ले लीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा प्रति फेज क्वाइल ग्रुप, ठीक है ना। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, एकल परत वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में क्वाइल की संख्या कितनी होती है। एकल परत वाइंडिंग यानी कि सिंगल लेयर की बात कर रहा है, सिंगल लेयर में स्टेटर या आर्मेचर के क्वाइल की संख्या कितनी होती है सिंगल लेयर में। अच्छा, एक बात आप मेरे को बताइए कि अगर आपके पास एक मोटर है जिसमें स्टेटर है और उसमें 24 स्लॉट हैं, कितने स्लॉट हैं, उसमें 24 स्लॉट हैं। स्लॉट का मतलब क्या है, खांचों से, 24 इसमें खांचे हैं, तो कितने क्वाइल आपको बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा 6 क्वाइल, 6 नहीं यार, 12 क्वाइल। कितने, 12 क्वाइल बनाना पड़ेगा, है ना। कितने क्वाइल, 12 क्वाइल बनाना पड़ेगा, है ना। 4 क्वाइल, 4 क्वाइल प्रति फेज, यानी कि आर फेज का 4 क्वाइल, वाई फेज का 4 क्वाइल और बी फेज का 4 क्वाइल। टोटल कितने क्वाइल हो गए,
टोटल 12 कॉइल हो गए। अब इन 12 कॉइल को आपको 24 स्लॉट में डाल देना है, 24 खांचों में। क्यों? क्योंकि एक वाइंडिंग जो होती है ना, जैसे कि ये एक वाइंडिंग हो गया, एक वाइंडिंग के कितने इंड टर्मिनल है? इंड पॉइंट 2 है ना, 1 और 2। तो आपका स्लॉट कितना है? 24 है। तो आपको कितना जरूरत पड़ेगा? 12 कॉइल की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा कि कॉइल की संख्या बराबर स्लॉटों की संख्या। कितने स्लॉट का आपका आर्मेचर है? तो 24 स्लॉट का है, बटा 2, यानी कि 2 से विभाजित कर दिए। क्यों हमने 2 से विभाजित किया? ये एग्जाम्पल आपके सामने है ना। इसलिए हमने क्या कर दिया कि स्लॉटों की संख्या बटा 2 जब हम करेंगे तो कॉइल की संख्या हमें मिल जाएगी, है ना। कई बार 48 स्लॉट होते हैं तो हमें 24 कॉइल बनाना पड़ता है, यानी कि कॉइल जस्ट उसका आधा होगा, कॉइल जस्ट उसका आधा होगा, है ना। चलिए अब बताइए कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको मेरी बात आसानी से समझ में आ रही है ना। तुरंत दिल का इमोजी भेजिएगा, है ना, खास तौर पर मेरे लिए तुरंत दिल का इमोजी भेजिएगा, ठीक है। पूर्ण पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच कैसी होती है दोस्तों, बताइएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच की बात करी जा रही है कि कैसी होती है ना। कॉइल पिच बड़ी होती है पोल पिच से, या कॉइल पिच छोटी होती है पोल पिच से, या कॉइल पिच बराबर होती है पोल पिच के, या कॉइल पिच बराबर पोल पिच गुणे फेजों की संख्या। समझिएगा, पूर्ण पिच का मतलब क्या होता है कि पूर्ण पिच का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये आपका एक कॉइल हो गया, है ना, ये आपकी क्या हो गई? ये कॉइल हो गई, है ना। ये है एन पोल और ये है एस पोल। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है ना कॉइल स्पॉन जो है वो फुल पिच वाइंडिंग में 180 अंश का इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। लेकिन आपने जब वाइंडिंग डाला ना इसमें, तो आपने क्या किया कि यहाँ तक तो सही डाला, है ना, यहाँ तक तो सब सही डाला आपने यहाँ तक, लेकिन आपने 180 अंश पूरा नहीं किया, कॉइल को यहीं से घुमा करके यहाँ पर ले आया, है ना, इतना गैप आपने रख दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि आपने छोटा कर दिया। लेकिन जब आप पूरा डालेंगे 180 अंश में, तो उसको हम कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। उस केस में कॉइल पिच, है ना, ये हमारी क्या है? कॉइल पिच है ना। कॉइल पिच बराबर पोल पिच, कॉइल पिच और पोल पिच दोनों एक बराबर होते हैं, उसी को हम कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग, है ना। कॉइल पिच बराबर पोल पिच होता है फुल पिच वाइंडिंग में, ठीक। लघु पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच व पोल पिच के मध्य कैसा संबंध होता है? तो लघु में मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा फिर से बताई दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी फुल पिच वाइंडिंग की है। लघु पिच वाइंडिंग में क्या होगा कि आप सब कुछ तो यहाँ तक डालेंगे इधर, लेकिन यहाँ से यहीं तक आप ले आएंगे, है ना। ये वाला जो एरिया है ये बच जाएगा, ठीक ना। आपने छोटा तार कर दिया, छोटा कर दिया आपने, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो 180 अंश से छोटा हो गया। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होगा कि आपका जो कॉइल पिच है ना ये छोटी हो जाती है। ये कॉइल पिच, ये क्या है? ये है आपका कॉइल पिच। ये कॉइल पिच छोटी हो जाती है पोल पिच से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉइल पिच छोटी हो गई पोल पिच से। और छोटी पिच वाइंडिंग के बारे में ही बात कर रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 180 अंश से कम है, 180 अंश से कम है ना। मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र कितना होता है बताइएगा। मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर आपको निकालना है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? पोल की संख्या गुणे 90 डिग्री, पोल की संख्या गुणे 180 डिग्री, पोल की संख्या गुणे 360 डिग्री, पोल की जोड़ों की संख्या गुणे 180 डिग्री। बताइए मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल डिग्री तो 180 अंश का होता है, मैंने बताया भी ना। फुल पिच वाइंडिंग में, फुल पिच वाइंडिंग आप करेंगे तो 180 अंश होता है। तो पोलों की संख्या गुणे 180 अंश को करिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
है ना। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से भी। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में चित्र लाने की कोशिश करता हूं कि आपको रियलाइज करा पाऊं, आप सेंस कर पाएं, आप महसूस कर पाएं उस चीज को, उस सवाल को, इस प्रश्न को इस फिगर से कनेक्ट कर पाएं, ताकि आपको और भी चीजें मक्खन की तरह क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। यदि किसी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या पोल प्रति फेज 1 है ना, कॉइलों की संख्या पोल प्रति फेज है, तो वह कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, है ना। प्रति फेज 1 है तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और याद रखिएगा मेरे भाई, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है ना, इसको करी जाती है, एक तो होता है सिलेंड्रिकल पोल रोटर और एक होता है सेलिएंट पोल रोटर, है ना। इसको करी जाती है सेलिएंट पोल रोटर में, ये वाइंडिंग करी जाती है ना। सेलिएंट पोल रोटर में ये वाइंडिंग लपेटी जाती है और केवल ये प्रेरण मोटर में ये वाइंडिंग होती है। ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये केवल प्रेरण मोटर में ये वाइंडिंग होती है और सेलिएंट पोल रोटर में होता है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है ना, ये सिंगल फेज मोटर के लिए है। किसके लिए है? सिंगल फेज मशीन के लिए, सिंगल फेज मशीन के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही, ये जो हमारी सेलिएंट पोल रोटर होती है बहुत ही धीरे चलती है। हाइड्रो पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। कहां पर? हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट में इसको यूज करते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। ये चित्र भी आप देख सकते हैं, है ना। यही है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का। आपको आगे कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे कि सिर्फ वाइंडिंग को देख करके बताना होगा कि ये कौन सी वाइंडिंग है, किस प्रकार की वाइंडिंग है। ठीक है। कॉइल, पोल, फेज की संख्या 1 से अधिक है, सब कुछ, वाइंडिंग भी 1 से अधिक है, पोल भी 1 से अधिक है और फेज की संख्या भी 1 से अधिक है। अब 1 से अधिक है का मतलब कि 3 फेज की वाइंडिंग है, मोटर है, तथा वह अलग अलग स्लॉट में लगी है। ऐसी वाइंडिंग कौन सी कहलाती है? बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूं और कुछ इसकी हानियां भी बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जो होता है ये दोस्तों बेलनाकार रोटर में इस वाइंडिंग को लपेटी जाती है, जो कि ये टर्बो अल्टरनेटर में काम आती है। कहां पर? टर्बो अल्टरनेटर के अंदर इस बेलनाकार रोटर को दोस्तों लपेटी जाती है और इस रोटर के अंदर जो वाइंडिंग बनी होती है, लगी होती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग एक ऐसी वाइंडिंग है जो कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले यहां पर एक स्लॉट में वाइंडिंग डाला, फिर डाला। देखिए शुरू में तो थोड़ा दूर दूर थे ये वाइंडिंग, फिर बीच में देखिए कितने पास हो गए, फिर दूर होते होते बहुत ज्यादा दूर हो गए और बीच में यहां से यहां तक कोई वाइंडिंग ही नहीं है ना। यहां से यहां तक कोई वाइंडिंग ही नहीं है, ये वाइंडिंग खाली है। फिर देखिए ये बी फेज का हो गया, फिर नीचे वाई फेज आती है इसी प्रकार से, ठीक है। फिर बीच में खाली है। तो ऐसे खाली जो है ना, खाली जगह होने से क्या होता है कि आर्मेचर जो होता है हमारा, ये पूरी तरह से क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। ये कैसा होता है? असंतुलित होती है। जब ये लोड पर मोटर चलेगी तो ये हो सकता है कि बबलिंग करने लगे। इससे बचने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हम डम्मी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डम्मी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। असंतुलित को रोकने के लिए, आर्मेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए डम्मी कॉइल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इस डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से जो हमें आउटपुट में पावर मिलती है वो कैसी मिलती है? वो मिलती है मेरे भाई शुद्ध साइन वेव वाली। कैसी? प्योर साइन वेव वाली हमें मिलती है आउटपुट में, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे सर साइन वेव में अगर हार्मोनिक्स हैं या फिर रिपल हैं तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होता है यार कि जब आप मोटर को चलाते हैं ना, वोल्टेज सब सही रहेगा,
करंट का लेवल भी सब सही रहेगा, मोटर भी आपकी नई नहीं रहेगी। लेकिन इस सप्लाई में, 3 फेज की सप्लाई में, सिंगल फेज की सप्लाई में अगर हार्मोनिक्स है और इसके अलावा रिपल्स हैं तो आपकी मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आवाज़ किस वजह से हो रही है। सब कुछ सही रहेगा फिर भी, है ना। इसीलिए कही जाती है कि जो जनरेटर है वो अगर पावर जनरेट कर रही है तो उसको चेक कीजिए, उसका आउटपुट पावर में कहीं रिपल तो नहीं है, ठीक है ना, स्पंदित पावर तो नहीं है, ये बात होती है। यदि वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप समान सेंटर की हो तो वाइंडिंग कहलाती है। अगर जब भी सेंटर की बात करें तो आप कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग पे चले जाएंगे, है ना। सेंट्रिक और सेंटर, सेंट्रिक और सेंटर मैच करा लीजिएगा। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, है ना, कौन सी, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, और यहां पर ग्रुप सेंटर की हो तो सेंटर से कॉन्सेंट्रिक, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। यदि पोल की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो पोल पिच कितना होगा, 6 चौके 24, 6 होंगे, है ना। यानी कि आर वाइंडिंग, आर जो है वो कैसे होगा, पहला कॉइल होगा पहले स्लॉट में और दूसरा कॉइल होगा 5वें स्लॉट में, है ना। 5 और 1 6 हो गया, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 6 स्लॉट, है ना। पोल पिच हो जाएगा 6 स्लॉट। ये पोल पिच पोल पिच है क्या चीज यार, पोल पिच क्यों ज्ञात करते हैं हम, समझिएगा। पोल पिच से हमें ये पता चलता है, पोल पिच से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि ये हमारा एक वाइंडिंग है, समझिएगा, ये हमारी एक तार है ना, ये एक कॉइल है इस प्रकार से। तो अब यहां पर खांचे तो कई सारे हैं, है ना। अब ये जैसे स्टेटर हो गया, स्टेटर के कई सारे इस प्रकार से खांचे हैं, स्लॉट हैं, है ना। 24 स्लॉट, 48 स्लॉट, 36 स्लॉट का हमारा स्टेटर होगा। तो जो हमारा तार का एक इंड सिरा है इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2। तो पहला वाला को हमको किस स्लॉट में डालना है और दूसरे वाले को किस स्लॉट में डालना है ना। ये कैसे पता चलेगा, ये हम पोल पिच जब निकालते हैं ना तब ये चीजें हमें पता चलती हैं, वैसे पता नहीं चलती। इसीलिए इसको पोल पिच को निकालना बहुत ही जरूरी है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बोलिए यस या नो, है ना। सवाल 41 है कि लैप व वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है, बताइएगा। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। विद्युत वाहक बल प्रेरण की दिशा में ये अंतर है या धारा प्रवाह की दिशा में अंतर है। डायरेक्शन, शायद तक ये डायरेक्शन वाली बात ना होती तो मैं इसको मान भी लेता कि हाँ भाई इसमें करंट अधिक होती है, इसमें करंट कम होती है, इसमें वोल्टेज अधिक होती है, इसमें वोल्टेज कम होती है, ऐसे करके मैं इसमें डिफरेंट ढूंढ लेता। लेकिन यहाँ पर दिशा, डायरेक्शन की बात कर दिया तो ये ऑप्शन हो गया गलत। कंपटीशन इस क्वेश्चन का 50% खत्म। समांतर पाथों की संख्या, बिल्कुल समांतर पाथों की संख्या, क्योंकि लैप वाइंडिंग में समांतर पाथ पोल की संख्या के बराबर होते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग में +2 मल्टीप्लाई 2 चलता है। पोल की संख्या गुणे 2, पोल की संख्या गुणे 2, है ना। तो इस प्रकार से इसमें चलती है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, ये लो वोल्टेज पे काम करता है लैप वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज पे काम करता है, ये हाई करंट पे काम करेगा, ये लो करंट वाली मशीन में काम करेगी। तो इस प्रकार से आप इसको नोट में अपने उतार सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। अगर आपकी एक आर्मेचर वाइंडिंग है ना, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है, आर्मेचर बना रही है। मैं खुद एक जहां दिल्ली में जब टेक्नीशियन के पोस्ट पे था तो बगल में एक कंपनी थी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रही है, वो नया नया आर्मेचर कहीं से इंपोर्ट करती थी, है ना। और इंपोर्ट करने के बाद वो उसमें वाइंडिंग लपेटती थी, मशीन के द्वारा वाइंडिंग किया जाता था। तो वाइंडिंग जब कंप्लीट हो जाती थी तो ग्राउलर से चेक होता था उसका ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और शॉर्ट सर्किट नहीं, उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट चेक किया जाता था, ग्राउंड फॉल्ट चेक करी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, है ना। तो वैसे ही एक नई नई आर्मेचर है और उसको हमें अर्थ दोष परीक्षण करना है, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसके लिए देखिए वोल्टेज ड्रॉप विधि भी अपनाया जाता है, इससे भी आप अर्थ दोष परीक्षण चेक कर सकते हैं। श्रेणी टेस्ट लैंप भी आप अपना सकते हैं, करंट वरंट चेक कर सकते हैं, और ग्राउलर से भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों विधियां हैं। इन तीनों विधियों के द्वारा ना दोस्तों आप ना केवल अर्थ दोष का टेस्ट कर सकते हैं, अगर उस आर्मेचर में तार बॉडी ले लिया है उसका भी चेक हो जाएगा,
है ना, वोल्टेज भी चेक हो जाएगी, करंट फॉल्ट भी चेक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, ठीक है ना। एक नया नया वाइंडिंग में, नया नया आर्मेचर में, है ना। पुराने आर्मेचर में भी ये कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो। फिर है कि आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक वाइंडिंग में लपेटों की पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, यानी कि सबसे उत्तम विधि कौन सा है, सबसे बढ़िया विधि कौन सा है, तो ये है आपका वोल्टता पतन विधि। वोल्टता पतन से आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर सकते हैं, है ना। नोट करना आप इससे शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर सकते हैं, और आप इसे ओपन सर्किट परीक्षण चेक कर सकते हैं, ओपन सर्किट परीक्षण, और इससे आप अर्थ सर्किट परीक्षण तो कर ही रहे हैं, है ना, अर्थ फॉल्ट परीक्षण। और एक और परीक्षण होती है कि तारों का संयोजन विपरीत दिशा में जोड़ दिया गया हो। अगर मान लीजिए कि आर्मेचर वाइंडिंग करते समय तारों का जो संयोजन है वो उल्टा दिशा में, उल्टा क्रम में अगर जोड़ दिया गया है तो उसको भी चेक किया जा सकता है ना। तो वोल्टता पतन विधि द्वारा ये 4 प्रकार की टेस्टिंग कर सकते हैं आप। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। वेव तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच किसके बराबर होता है? देखिए, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों अलग अलग मशीनों में की जाती है, दोनों का गुण अलग है, दोनों का काम अलग है ना। कोई हाई वोल्टेज, कोई हाई करंट, लो वोल्टेज, कोई लो करंट पे काम करती है, लेकिन एक ही चीज यहां पर सिमिलर है, वो क्या है? बैक पिच। दोनों में बैक पिच बराबर होता है। ये परिणामित पिच के, किसके? परिणामी पिच के, रिजल्टेंट पिच के बराबर होते हैं। एक ही बात सिमिलर है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है इनमें। छोटी डीसी मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले स्लॉट्स होते हैं, है ना। तो छोटी मशीनों, शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि बड़ी मशीनों के स्लॉट बंद खांचों वाले होते हैं। अब पढ़िएगा छोटी डीसी मशीन के स्लॉट कैसे होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों अर्ध बंद खांचा, यानी कि आधा बंद और आधा खुला। ये आप खुद देख सकते हैं, ये छोटी डीसी मशीन की है। ये चित्र किसकी है? छोटी डीसी मशीन की है। आप इसको देखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका अर्ध बंद खांचा, जैसे कि एसी में होता है ना। तो ये दोनों केस रखिएगा ध्यान। अगर बड़ी डीसी मशीन है तो बंद स्लॉट पूरा बंद, क्लोज, और छोटी डीसी मशीन है तो फिर आपके सामने क्वेश्चन है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग करी जाती है? ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि उस वार्निश को आपातकालीन स्थिति में, मान लीजिए कि आप यूँ समझिए कि किसी प्लांट में, ऐसे प्लांट में है जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और उस कन्वेयर बेल्ट में इंडक्शन मोटर काम कर रही है ना। और अगर वो इंडक्शन मोटर जल गई तो फिर आपका जो मेन पावर है वो खड़ी हो जाएगी, है ना, काम बंद हो जाएगा। उस केस में फटाफट मोटर को रिवाइंडिंग कराना है। रिवाइंडिंग करने के बाद उसमें जो हम वार्निश डालते हैं वाइब्रेशन को रोकने के लिए, तो हम आपातकालीन इमरजेंसी में हम किस वार्निश का प्रयोग करेंगे? तो आप देखिएगा, वार्निश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं एयर ड्राइंग टाइप, ठीक है। और जो दूसरी होती है उसको कही जाती है, उसको हम एयर ड्राइंग टाइप, और दूसरी होती है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सुखाकर, बेकिंग टाइप, उसको हम कहते हैं बेकिंग टाइप, है ना। हिंदी में लिख लीजिएगा सुखाकर, है ना। और इसको हवा द्वारा सुखाना, एयर ड्राइंग, हवा द्वारा सुखाना। तो वार्निश 2 प्रकार का है। जो आपसे सवाल अभी पूछा जा रहा है ना, वो सवाल इस पर है, वो सवाल एयर ड्राइंग टाइप में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, ये इमरजेंसी के टाइम पे काम आती है ये वार्निश। ये जो बेकिंग वार्निश है ना, इसको
इस मोटर के वाइंडिंग में आप वार्निश को डाल देंगे और डालने के बाद धूप में रख देंगे कुछ टाइम तक। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर धूप नहीं है ना तो इस पे 200 वाट का बल्ब इसके अंदर लटका दिया जाता है ताकि हीट थोड़ा सा हो जाए और वो सूख सके, है ना। तो ये सुखाकर धूप में हवा में सुखा करके, ये धूप में सुखाकर, बेकिंग का मतलब होता है पकाना, है ना, पकाकर, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं पकाकर, है ना, तो पकाना। अब पकाएंगे आप तो हीट में ही पकाएंगे। तो ये दो प्रकार का होता है। एक डिपॉक्स नाम से ऐसे ही, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो सबसे ज़्यादा वार्निश उसी को यूज़ किया जाता है, हर कोई वही यूज करता है। मुझे इपॉक्स रेजिन ऐसे वार्निश करके कुछ नाम है ना, क्लियर नहीं हो रहा है, छोड़िए उसको। नेक्स्ट है कि वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली यानी कि सर्च कॉइल विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्च कॉइल के लिए दोस्तों आप मोटर में जो पोल की पोलैरिटी होती है, अगर आप भूल चुके हैं कि मोटर में पोल का पोलैरिटी किधर, एन पोल किधर है, एस पोल किधर है, तो आप सर्च कॉइल के द्वारा पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? सर्च कॉइल के द्वारा आप पता कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं खोजी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग में 0.16 mm व्यास के, है ना, स्टैंडर्ड तार जो है उसके स्थान पर 0.14 mm के व्यास का तार प्रयोग कर दी, यानी कि उससे कम साइज वाला, उससे थोड़ा सा पतला, ठीक है। परंतु लपेट की संख्या पूर्ववत ही रहेगी, यानी कि टन्स की संख्या, मान लीजिए कि 0.16 mm का एक तार था जिसको हमने 10 टन के साथ 10 टन पे लपेटा था, उसी की जगह पे हमने 0.14 mm व्यास का तार ले लिया और 10 टन लपेट दिए। अब बताइएगा कि इस स्थिति में क्या होगा? ट्रांसफार्मर निष्पत्ति परिवर्तित हो जाएगी या फिर ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता अप्रभावित हो जाएगी या वाइंडिंग क्षतियां कम हो जाएगी, वाइंडिंग यानी कि कॉपर लॉस कम हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। क्या होगा इससे, बताइए? तो इससे ये होगा कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। क्या होगा? ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि तार का व्यास कम हो गया ना मेरे भाई, तार पतला हो गया, तार जो है पतला हो गया। छोटा ट्रांसफार्मर में पतले तार के द्वारा हम कम वोल्टेज का कन्वर्जन कर लेते हैं, और हैवी अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो वहां पर मोटा तार होता है, ठीक है ना, मोटा तार होता है, तो फिर आउटपुट में आपको कमी देखने को मिलेगा। छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतःपर्त अचालक यानी कि क्वाइल सेपरेटर इंसुलेटर लगे होते हैं जो लैदराइड कागज के बने होते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लैदराइड कागज को आप पहचानोगे कैसे? इसको अगर इन कागजों को पहचान करना है ना तो सिर्फ इसका कलर कोड आपको पता होना चाहिए, रंग। तो इसका रंग होता है गहरा सलेटी। कैसा होता है? गहरा सलेटी रंग। गहरा सलेटी रंग का ये होता है। फिर है प्रेस फोन कागज, है ना, मिलिनेक्स कागज। मिलिनेक्स कागज तो होता है ये होती है उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं मिलिनेक्स कागज का। और लैदराइड कागज जो है ये गहरा सलेटी रंग का होता है, ये इसकी पहचान है। मीट्रिक प्रणाली में तांबे के तार का आकार किसमें व्यक्त किया जाता है? गेज में व्यक्त करते हैं? नहीं करते हैं, व्यास में व्यक्त करते हैं ना। हाँ, व्यास मिलीमीटर के रूप में व्यक्त करते हैं, गेज में व्यक्त नहीं करते, कंफ्यूज मत होइएगा। चित्र में दर्शित वाइंडिंग का आकार कैसा है बताइए? चित्र को देख करके सिर्फ आपको बताना है कि किस प्रकार का वाइंडिंग है। बास्केट है, टोकरी के जैसा है, या कॉन्सेंट्रिक है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था एक फिगर, आप ध्यान से देखे होंगे आप कि इस प्रकार का मैंने एक वाइंडिंग आपको दिखाया था, बस वो ब्लैक एंड व्हाइट में था, ये कलरफुल है। तो ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। कौन सा मेरे भाई? ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, आप देख लीजिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेज संकेंद्री वेस्टर्न यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है?
सभी कुंडलियों का आकार समान नहीं होता, नहीं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में सभी वाइंडिंग को समान सेम होता है आकार। कुंडली पिच सभी कुंडलियों के लिए समान नहीं होते हैं, है ना। वाइंडिंग पिच सभी के एक समान होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कम किसी में ज्यादा हो। प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है। पूर्ण कुंडली वाइंडिंग के लिए प्रति ध्रुव प्रति फेज एक कुंडली होती है, यानी कि फुल वाइंडिंग के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए, फुल वाइंडिंग के लिए प्रति पोल प्रति फेज एक कुंडली होती है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है। यदि रिवाइंडिंग के दौरान यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होगा? रेगुलेटर का सहारा लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि रेगुलेटर स्पीड को कम ज़्यादा करती है ना। घूर्णन दिशा को हमें क्या करना है? इसको हमें परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर रेगुलेटर काम में नहीं आएगा। सोर्स कनेक्शन को अंतः बदल करेंगे, यानी कि जो सप्लाई के कनेक्शन है उसको चेंज करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल फेज में नहीं 3 फेज में ऐसा होता है, ये गलत। कैपेसिटर का संयोजन परिवर्तित करेंगे, तो कैपेसिटर का संयोजन परिवर्तित करने से थोड़ी यार घूर्णन गति, हाँ हो जाता है कैपेसिटर का। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें, यानी कि मेन वाइंडिंग का या स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन आप चेंज कर दें तो ये हो जाता है। और ये कई बार हम पढ़ते भी आए हैं, हालांकि ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है। कैपेसिटर का कनेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाता है। सीलिंग फैन में हो जाता है और टेबल फैन में भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सुटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए सवाल भी खत्म हो गया ना। टोटल 53 सवाल हैं, टोटल हमारे इस मैराथन सेशन में 53 सवाल थे। इन सभी सवालों का ना अब मैं आपको पीडीएफ देना चाहूँगा यहाँ पर आपके इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन करिएगा, है ना, और इसका सदस्य बन जाइए। यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन, वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई नोटिस, कोई अपडेट, एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट, है ना। इसके अलावा हमारी क्लासेस का ये नोट्स और क्लासेस का जो हमारा पीडीएफ होता है, प्रश्नों का पीडीएफ, सब कुछ हम वहाँ पर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट देगा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसलिए इसको फटाफट ज्वाइन करिएगा और सेशन को भी एक लाइक करिएगा। अब तक में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमारा लेवल, हमारा कंटेंट, हमारा तौर तरीका, सब कुछ दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक सेशन को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, बाकी साझा करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने मित्रों तक, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।